हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीपीसी का एंड वी हैव कवर्ड द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। एंड आज का टॉपिक है आपका सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ बोला है कि किन किन सूट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं अपने केस को लेकर तो उसको हम सूट बोलते हैं। तो सूट ऑफ सिविल नेचर मतलब कि कौन कौन से सूट ऐसे होते हैं जो सिविल नेचर के माने जाते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको सेक्शन 9 पर जाना होगा, सीपीसी 1908 के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये सूट कहाँ कहाँ फाइल हो सकता है। ये प्राइवेट केसेस में फाइल हो सकते हैं और रिलीफ के लिए फाइल हो सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेन डिफरेंस जो होता है सिविल और क्रिमिनल में वो यही होता है कि सिविल लॉ प्राइवेट होते हैं, क्रिमिनल लॉ पब्लिक होते हैं। सिविल लॉ में आपको रिलीफ मिलता है जबकि आपको क्रिमिनल लॉ में क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब मैं आपको मीनिंग समझा चुकी हूँ कि सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इलैबोरेटिव वे में। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी रिलीजियस मैटर इसके अंदर नहीं आता। ओके, अब आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो सारे केसेस को डील कर सकता है एक्सेप्ट वो केसेस जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हैं, मतलब जो लिखे हुए हैं कोड के द्वारा कि आपको ये केसेस डील नहीं करने, वो आपका सीपीसी या सिविल कोर्ट्स ट्राई नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी के लिए राइट फाइल कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हो क्योंकि वो एक सिविल राइट है। और यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ फाइल कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ मैटर। ठीक है, अब किन किन चीज़ों से डील नहीं करता है ये, कोई कास्ट का मैटर है, कोई रिलीजन का मैटर है, डिग्निटी मतलब मर्यादा, कोई मैटर ऐसा जिसमें कोई किसी पर्सन की डिग्निटी को हार्म हो रहा है या किसी पर्सन को उसकी कास्ट ने बाहर निकाल दिया, उसको एक्सपेल कर दिया अपनी कास्ट से, तो ये केसेस तो सिविल नेचर के नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मैटर होते हैं सिविल नेचर के ये आप पढ़ सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप, शेयर्स इन द ऑफरिंग, डैमेज फॉर सिविल रॉन्ग, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, रेंट, अकाउंट की स्पेलिंग प्लीज़ करेक्ट कर लेना, अकाउंट, रिजम्पशन ऑफ मैरिज एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, अब ये तो आपका एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर दूँ इस वाली स्लाइड में। तो आपका एक और टॉपिक है फॉरेन जजमेंट इज़ नॉट कॉन्क्लूसिव। कब आपका फॉरेन जजमेंट कॉन्क्लूसिव नहीं माना जाता, मतलब कब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मानो हमारे देश के अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई फॉरेन जजमेंट हुआ या फिर कोई पर्सन अपना सिविल केस लेकर गया इंटरनेशनल कोर्ट्स में और उसको कोई जजमेंट मिला, तो किन केसेस में फॉरेन जजमेंट नहीं माना जाएगा। तो कुछ केसेस दे रखा है कि अगर जो डिस्प्यूट है वो दो पार्टीज़ के बीच में है और उनका टाइटल भी सेम है तो फॉरेन जजमेंट सही माना जाएगा। बट अगर आप कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास नहीं गए, मतलब आप ऐसे कोर्ट के पास गए हो जिसके पास तो जुरिस्डिक्शन थी नहीं, आप चले गए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास और आपको जाना था कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के पास, तो वहाँ पर आपको फॉरेन जजमेंट लागू नहीं होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, या फिर आपका केस ऐसे डिसाइड नहीं हुआ है या फिर आपका जो इंटरनेशनल लॉ है इंडिया का वो फॉलो ही नहीं किया गया, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, फ्रॉड किया गया है, तो इन केसेस में आपका फॉरेन जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक सब टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आ सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे और आज के लिए इतना ही। मैं आपको नए टॉपिक कल लेकर आती हूँ कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इलैबोरेटिव वे में कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है
और आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ पिंस इन दी कमेंट बॉक्स। और ये आपके नोट्स भी हैं, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है ऐसे टाइप करके, और PDF फॉर्म में भी आई कैन गिव यू इफ़ आप मुझे कांटेक्ट करते हो email ID पे, तो नो इश्यूज़। ये था मेरे साइड से फ्रॉम। कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।